नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज का हमारा विशेष कार्यक्रम ए कप ऑफ नॉलेज विद प्रोफेसर एस.के. सिन्हा, हमारा विशेष कार्यक्रम आज से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसकी नितांत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी। प्रोफेसर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद। रिवॉल्यूशनरी इंडिया आप उसके संपादक हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी दर्शकों, हम बचपन में ग्रामीण परिवेश में यही बातें सुनते आए हैं। बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो जा। सरकारें भी स्वावलंबी भारत की बात करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती हैं। हम प्रोफेसर एस.के. सिन्हा जी, बहुत लंबा चौड़ा शिक्षा जगत के क्षेत्र में लंबा चौड़ा अनुभव प्रोफेसर साहब का हम जानना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये जो आत्मनिर्भर भारत, इससे हम क्या समझ सकते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि है वास्तव में क्या चीज़? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपने प्रश्न किया है कि आत्म भारत से आप क्या समझते हैं। जी, आत्म भारत का अर्थ है अपने देश भारत के प्रति अपना कर्तव्य और प्रेम। यह एक भावना है जिसमें हम अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपरा का सम्मान करते हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं। जी, आत्मनिर्भर भारत की भावना हमें अपने देश के लिए कुछ करने का प्रेरणा देती है, चाहे वह देश की सेवा करना हो या देश की संस्कृति और परंपरा को संरक्षित करना है। जी, ये इस प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर है। जी प्रोफेसर साहब, आपने आत्मनिर्भर भारत को बता दिया कि किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत है। अब इस आत्मनिर्भर भारत के अवयव क्या हैं, किस प्रकार से इन आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति की जा सकती है, किन बिंदुओं पर सरकारों को, जनता जनार्दन को, स्वयं व्यक्ति को उस पर काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा बताते चलें प्रोफेसर। आत्मनिर्भर भारत, जैसे हम कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। जी, तो ये देश, ये भारत माता को से हमको आत्मनिर्भर बनना है। और हम जो समझते हैं कि आत्मनिर्भर तो हम तभी बन सकते हैं जब शिक्षा सुदृढ़ हो। जी, शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है। जी, और उसके विकास, संस्कृति और विचारधारा का दिशा प्रदान करती है। जी, यह केवल ज्ञान का संचय नहीं, बल्कि विचारों की स्वतंत्रता, बौद्धिक समृद्धि और आत्मबोध का आधार होती है। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा को उच्चतम स्थान प्राप्त रहा। जी, जहां तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों ने संपूर्ण विश्व को शिक्षा प्रकाश प्रदान किया। समय के साथ, विशेष रूप से अनौपनिवेशिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव हुए, जिससे इसकी मूल आत्मा को प्रभावित किया। जी, आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियां हैं। जी, जिन्हें व्यावसायिक शिक्षा की कमी, तकनीकी नवाचारों की धीमी गति और सांस्कृतिक मूल्यों का जो ह्रास है वो प्रमुख है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत बड़ी बातें आपने कह दी कि जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होना, उनका पतन होना, ये भी एक हमारा आत्मनिर्भर भारत के प्राप्ति में कुछ ना कुछ बाधा है। आपने शिक्षा का भी जिक्र किया प्रोफेसर साहब। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाना अति आवश्यक है? अभी नई शिक्षा नीति 2020 है, कितना आप मानते हैं कि कितना कारगर साबित होगी ये शिक्षा नीति? इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियाँ निश्चित तौर पर अधिकारी बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन जब ज़मीनी स्तर पर लागू करने की बात होती है, वहाँ जाके हम कुछ लैक करते हैं और उसका खामियाजा ये होता है कि वो सफ़ेद हाथी ही नज़र आता है, वो शिक्षा व्यवस्था या ढांचागत कोई व्यवस्थाएँ। देखिए, इस चुनौती है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की, जो एक क्रांतिकारी बदलाव है। बदलाव के रूप में हम देख सकते हैं जी, यह शोध पत्र भारतीय शिक्षा प्रणाली को ऐतिहासिक परिक्षेप, औपनिवेशिक प्रभाव
आधुनिक सुधारों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावों को विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करना पड़ेगा। जी। हमने देखा है कि प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली जी। शिक्षा और शिष्य के बीच में घनिष्ठ संबंध था, जी। जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि आचरण, धर्म और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था। जी। प्राकृतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा का बड़ा भाग मौखिक परंपरा पर आधारित था। जी। जिसमें श्रुति स्मृति का विशेष महत्व था। जी। इसको ध्यान में रखते भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जी। का ड्राफ्ट बनाया है, ड्राफ्ट में हमने कौशल विकास, जी। नवाचार के लिए जो हमारे यूथ है उनको आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा पर बात की जा रही है। मतलब कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, जी। पूर्ण रूप से मानव का विकास हो, और वो जब उसका विकास होगा, उसका कहीं न कहीं कौशल विकास होगा, कहीं न कहीं ज्ञान परंपरा का विकास होगा, कहीं न कहीं हमारे संस्कृति का विकास होगा, तो हमारी शिक्षा उस पर काम कर सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि भारत में जो शिक्षा नीति है, जी। जो शिक्षा का पद्धति है, वो ड्यूअल एंड ट्रिपल सिस्टम पर चल रहा है। जी। एक यूजीसी है जिसके सामने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दूसरा स्टेट यूनिवर्सिटी है, तीसरा डीम्ड यूनिवर्सिटी है और चौथा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सारे गवर्न होते हैं यूजीसी से, लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें कहीं ना कहीं मतलब हम कह सकते हैं कि विचारधाराओं में कई में कमी ज़्यादा का विवरण मिलता है। जी। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और स्टेट यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्टेट फंडेड है। जी। जो सेंट्रल यूजीसी कहता है वो सेंट्रल रूल्स को तो हमारी स्टेट मान लेती है, लेकिन और चीज़ें जो हैं उसको हमारी स्टेट नहीं मानती है, क्योंकि वो बताती है कि मेरे पास फंड नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो मेरा शुरू से मानना रहा है कि यूनिवर्सिटी की शिक्षा राज्य स्तर पर हो या देश स्तर पर हो, उनका एक ही रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। हाँ, जो डिग्री कॉलेज है उसके लिए हर एक स्टेट में वैसे उनकी स्थापना भी हुई है कि जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीटीयू है, जैसे राजस्थान में है, वो उस यूनिवर्सिटी का काम है कि जो डिग्री कॉलेज है उसका एफिलिएशन देना, उनके अंदर में कुछ होना नहीं है। लेकिन जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में जो सबसे एक अलग चीज़ है वो है शोध का। जी। शोध पर फोकस होना चाहिए। जी। तो इसमें कई कमियां हैं, सरकार प्रयत्नशील है कि इसको हम ठीक करें। अब भविष्य में देखा जाएगा कि वो कितना ठीक होता है या नहीं होता है। सबसे चैलेंज है, जो सबसे बड़ी चुनौती है कि विश्वविद्यालय में, पूरे देश के राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों की कमी होना, जिसको सरकार को दूर करना चाहिए। जी। प्रोफेसर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि जब शिक्षा के मंदिर में शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर कैसे हम आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्राप्त करने का सपना देख सकते हैं, क्योंकि उसका रास्ता जो है, मार्ग है, वो शिक्षा, शिक्षक और छात्रों से जुड़ा हुआ रास्ता है। उसमें से एक अवयव भी यदि कम हो जाता है तो उस आत्मनिर्भर भारत की प्राप्ति असंभव सी नज़र आती है। प्रोफेसर साहब, आपने स्किल की बात की, हम जानना चाहते हैं आत्मनिर्भर भारत के प्राप्ति के लिए क्या किया जाना अति आवश्यक है, कैसे उसकी प्राप्ति हो सकती है, और क्या और हम इसके बारे में सोच सकते हैं, सरकारें विचार कर सकते हैं, या जो आप जैसे शिक्षाविद हैं उसमें किस प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, जब आत्मनिर्भर होगा तभी भारत विकसित होगा। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक टाइम फिक्स किया है कि हमारा देश 2047 तक विकसित हो जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया चल रही है, जिसका पहली प्रक्रिया में हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लॉन्च किया। दूसरा प्रक्रिया में है ग्रामीण परिवेश को सुदृढ़ करना। हमें गांव को सुदृढ़ करना पड़ेगा। गांव से ही शहर है,
शहर तो कहीं न कहीं हम अगर सोचें तो एक सैचुरेशन पर आ चुका है, लेकिन गांव में अभी भी वो सुविधाएं नहीं है जो शहर में है। कुछ गांव में तो है, कुछ गांव में अभी भी नहीं है। अभी हम विगत कुछ दिनों पहले एक समाचार सुने थे और उसमें देखा कि एक गांव में पहली बार बस चला है। तो अब देश की आज़ाद हुए 75 साल हो गया और अभी बस चल रहा है। तो गांव की विकास होगा तो हम विकसित की ओर जाएंगे। ऐसा प्रधानमंत्री की भी सोच है कि हम गांव का विकास करेंगे। कुछ चीज़ हमारा मानना है कि प्रधानमंत्री जैसे स्वच्छता अभियान शुरू किया या ऐसे कई अभियान वो शुरू किए हैं। स्वच्छ रहना मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य है, जिसके लिए कोई रूल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई करना हमारा अपना दायित्व है। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत बड़ा एक बिंदु दिया है कि जो 2047 का जो विकसित भारत का जो एक लक्ष्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का रखा है, उसका आपने बताया कि आत्मनिर्भर भारत, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही इसकी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। प्रोफेसर साहब, मैं बहुत बड़े विशेषज्ञों से मैं चर्चा करता रहा हूँ। 1947 में भारत आज़ाद हो गया। हर वर्ष IAS, IPS, UPSC से क्वालिफाई बहुत इंटेलिजेंट अधिकारी हमारे आते रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। उसके बाद भी क्या वो कारण रहा है कि हमें जो 2047 लगभग 100 वर्षों का लक्ष्य हमने रख दिया कि तब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे? शायद हमारे से पीछे आज़ाद होने वाले देश शायद विकसित हो चुके हैं। क्या आप कारण मुख्य मानते हैं कि हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 100 वर्षों का इंतज़ार और अथक मेहनत करनी पड़ रही है? भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जहाँ तक मुझे समझ में आता है और जो मुझे पता है, अमेरिका भी आज़ाद होने के 100 साल के बाद विकसित हुआ था। जी। तो छोटी संस्था को, छोटे जगह को तुरंत से विकसित कराना कहीं न कहीं आसान काम है। हमारा जो देश है वो विभिन्नताओं का देश है। कहीं तो नॉर्थ है, तो कहीं तो साउथ है, वेस्ट है, कहीं न कहीं संस्कृति में कहीं न कहीं डिफरेंसेज है। जी। तो और जो पहले के लोग थे, जिनका सरकार था, जो पॉलिसी मेकर थे, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कहा आते ही कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद हम हैं। लेकिन इससे पहले हमारी यहाँ की जो जनसंख्या है इस बात को माना ही नहीं कि राष्ट्र प्रथम है। हम कहीं न कहीं मानते हैं कि हम प्रथम है। जैसे आपने अभी कहा कि IAS, IPS या कोई भी सर्विस हो, वो सर्विस करते हैं, लेकिन राष्ट्र के ध्यान में रख के कितनी नौकरी करते हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शिक्षक क्लास में पढ़ाता है, वो कितना ध्यान में रखता है कि हमको किस तरह से पढ़ाना चाहिए। अभी जो G20 हुआ था, जिसमें 1 प्लेनेट की बात की गई, जी, उसमें 1 प्लेनेट की बात की गई, उसमें 3 जो बेसिक भूमिका का तौर पर दिया गया, उसका यही मतलब है कि हम सब ये मान के चलें, हम जैसे टीचर हैं तो हम क्लास में सबको अपने घर का ही व्यक्ति, 1 फैमिली की तरह ट्रीट करें कि ये हमारे बच्चे हैं। तो जब हम उसको अपना मानेंगे तो उसको उसी तरह से देखेंगे, उसी तरह का शिक्षा देना चाहेंगे, उसको हर एक चीज़ पर हम गलत चीज़ों पर रोकेंगे। हम दुकानदार हैं तो हम ये मानेंगे कि ये हमारी परिवार में जा रहा है सामान, तो हम गलत सामान नहीं देंगे। बहुत अच्छा थीम था, पूरे विश्व ने इसकी प्रशंसा की कि एक ही प्लेनेट है, एक ही फ्यूचर है जी, सबका एक ही फ्यूचर है, और 1 फैमिली जी, हम सब एक परिवार के व्यक्ति हैं, विश्व एक परिवार है जी। प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर एक कप ऑफ नॉलेज विद प्रोफेसर SK सिन्हा, जो निचोड़ निकल कर आया, सारांश जो इस चर्चा का जो निकल के आया, वो निकल कर आया राष्ट्र श्रेष्ठ, राष्ट्र एक, सर्वोत्तम भारत, श्रेष्ठ भारत, प्रथम भारत। जब आप इस विषय को लेकर चलेंगे कि हमें देश को सर्वोच्च पर रखना है, देश पहले,
नेशन फर्स्ट की भावना से यदि हम काम करेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, तो निश्चित तौर पर जो हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, जो हम विकसित भारत की बात करते हैं, निश्चित तौर पर कोई भी लक्ष्य मनुष्य के दृढ़ इरादे से दूर नहीं होता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास सक्सेस से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।